प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आकाश आनंद गणित शिक्षक +2 उच्च विद्यालय बोध गया आप सभी का ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत अब क्लास 10th के बच्चों के लिए जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत आज से हो चुकी है और मैं आप लोगों के बीच गणित विषय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चों क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि हम लोगों ने साल भर जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई को एक कम समय में रिव्यू करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी हम लोगों ने साल भर थॉरली स्टडी किया है, लेकिन अब एक समय आ गया है कि हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है गणित विषय में या अन्य विषय में भी, तो अब उसको हम लोग एक रिव्यू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रीफिंग करेंगे और हम लोग देखेंगे, एक रणनीति तय करेंगे कि हम लोग बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। और इसी उद्देश्य से मैं आपके बीच मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हूं और इस चैप्टर के ब्रीफिंग में मैं आपको इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको 1 by 1 करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और किस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं आपको हल करके भी बताऊंगा, जिससे आप अच्छे ज्ञान के साथ अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गणित विषय में जो हम लोगों का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। यानी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले अभी आप सभी छात्रों के लिए गणित विषय का जो पेपर है वो 100 अंक का है, 100 मार्क्स का है। और 100 मार्क्स में आप लोग को जो समय दिया जाएगा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए वो है 3 घंटे और 15 मिनट। तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़कर समझने के लिए, और बाकी 3 घंटा जो है आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए, जो 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन आ और सेक्शन ब। सेक्शन ए जो होता है या आ जो होता है उसमें आपको 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में होता है, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ए बी सी डी दिए रहते हैं और आप सही विकल्प का चयन करते हैं और OMR शीट पर आप उसको कलर करते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव का जो भी सॉल्यूशन करेंगे अपने परीक्षा में उसके लिए आप लोगों को OMR शीट दिया जाएगा और उसके लिए भी आपको 1.5 घंटे का समय निर्धारित होगा। यानी 3 घंटे का अगर पेपर आपका है तो 1.5 घंटे का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव के लिए होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको OMR आंसर शीट पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और बाकी जो सेकंड सेक्शन हमारा है सेक्शन बी, उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर देना है उसमें भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप आंसर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। ठीक है। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे। तो 2-2 मार्क्स से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 30 मार्क्स के होंगे, 2-2 अंक के 15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको टोटल क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 मार्क्स का है वो 30 दिया जाएगा और 30 में से आपको 15 ही अटेम्प्ट करना है। यानी आपको जस्ट डबल ऑप्शन दिया गया है। यानी आप 2-2 अंक के जो 15 प्रश्न आपको हल करने हैं, लेकिन आपके पास 30 प्रश्नों का विकल्प दिया गया है, 30 में से 15 आपको अटेम्प्ट करना है। ये 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे। और इसी तरह से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है और 5 अंक के 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यानी उसके लिए 20 अंक निर्धारित है। तो इसमें आपको जो 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का हल करना है, लेकिन आपको टोटल 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। यानी आपको 8 में से 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है दीर्घोत्तरीय में। यानी आप ऐसा देख रहे हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको आंसर देना है 15 का और क्वेश्चन आपको 30 दिए जाएंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है उसमें आपको आंसर देना है 4 का, लेकिन इसमें 8 दिए जाएंगे। आपके पास विकल्प 8 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करना है। और ठीक इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 50 अटेम्प्ट करना है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपके पास 100 क्वेश्चन का विकल्प होगा। यानी आप देखिए कि कोरोना काल में आपके स्कोरिंग को बेहतर करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो मॉडल सेट जारी किया है उसमें आपको जितने प्रश्नों का उत्तर देना है उससे जस्ट डबल ऑप्शंस दिए गए हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। ठीक है। तो अब हम लोग आज जो है इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और हमारी शुरुआत जो होने जा रही है वो रियल नंबर वास्तविक संख्या से होने जा रही है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास का
उसमें मैथमेटिक्स में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत बोर्ड से करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या कहता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। यह कहता है कि अगर मान लीजिए कि ए और बी दो दिए गए धन पूर्णांक है, ए और बी दो दिए गए धन पूर्णांक हैं जिसमें ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। ए और बी दो दिए गए धन पूर्णांक हैं जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है। तो छोटे वाले धन पूर्णांक बी से बड़े वाले धन पूर्णांक ए में हमने डिवाइड किया। मान लीजिए कि बी से हमने ए में डिवाइड किया, तो हमारा जो भागफल आया वो एक पूर्णांक आया क्यू, और हमारा जो शेषफल आया वो एक पूर्णांक आया आर, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए ये जो हमारा है ये भाजक है, ये हमारा जो है ये हमारा भागफल है, ये हमारा नीचे आप देख रहे हैं ये शेषफल है, और ये हमारा दिया हुआ है भाज्य, ठीक है। यहां पर ए जो है हमारा भाज्य है, बी जो है हमारा भाजक है, क्यू जो है वो भागफल है, और आर जो है वो शेषफल है। तो जूनियर क्लास से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। यही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, यही यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए जो है हमारा भाज्य है ना, ए जो है हमारा भाज्य है, बी जो है वो भाजक है, और क्यू जो है हमारा भागफल है, और आर जो है वो हमारा शेषफल है ना। तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि जो आर का वैल्यू होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक बी से छोटा होगा। यानी ये कंडीशन एकदम याद रखना है आपको कि हमारा जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाज्य से छोटा होगा, है ना। जैसे आप देखिए कि मान लीजिए कि हम 4 है, 4 एक छोटा धन पूर्णांक है और 24 एक बड़ा धन पूर्णांक है, और 4 से 24 में हम भाग देते हैं तो 6 बार में पूरा भाग लग जाता है, और शेषफल हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि हमारा शेषफल यहां पर 0 आ गया, लेकिन हमेशा शेषफल 0 हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 4 से हम 26 में अगर डिवाइड करें तो यहां हम देते हैं कि 4 छक 24 होता है, तो यहां हमारा शेषफल 2 बचता है। तो यानी कहने का हमारा अर्थ यह हुआ कि जब हम बड़े धन पूर्णांक में छोटे धन पूर्णांक से भाग देते हैं तो शेषफल 0 हो भी सकता है और शेषफल 0 नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर शेषफल 0 हो गया, यहां पर शेषफल 0 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन यह है कि जो शेषफल का वैल्यू होगा वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए। यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, इसलिए ये कंडीशन जो है हर हाल में हम लोगों को याद रखना है यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम में। तो इस प्रकार हम लोगों ने यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम जो है इसको समझ लिया है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं यहां पर आप देखिए स्लाइड में कि अब हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो, है ना। यानी हम लोग यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग यूक्लिड का जो विभाजन विधि है इससे हम लोग महत्तम समवर्तक निकालते हैं दिए गए संख्याओं का, है ना। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि के प्रयोग से हम लोग एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें देखिए कि हमने यहाँ पर यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है उससे 135 और 225 ये 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। 196 और ये आपका 38,220 इसका जो है हम लोगों को निकालना है एचसीएफ, या 867 और 255, यानी यहाँ 2 दिए गए संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए यहां पर है एक संख्या है 135 और दूसरा संख्या है 225, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा निकालना है, मसा निकालें।
मासा का मतलब महत्तम समवर्तक HCF है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 135 और 225 के बीच जो HCF है वो हमको कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका आप समझ लीजिए। निश्चित रूप से परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हर साल आता है, ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या होगा कि आप देखिए कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि जो बड़ा वाला जो धन पूर्णांक होता है उसको हम A मानते हैं और छोटे वाले को हम क्या मानते हैं, B। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ 225 जो है वो ग्रेटर देन 135 है ना। 225 जो है वो बड़ा है 135 से, तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं ये प्रमेय का। देखिए 225 जो है उसमें हम डिवाइड करते हैं 135 से, ठीक है। तो देखिए 2 बार तो डिवाइड लगेगा नहीं, 1 बार लगेगा। तो 1 बार में कितना आ जाएगा हमारा 135 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 90 बच जाएगा शेषफल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूक्लिड का डिवीजन और गुणन अगर हम लगाते हैं तो यहाँ हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 ये भी लिख सकते हैं या चरण 1 भी लिख सकते हैं। इसमें हम 225 को लिख सकते हैं क्या, 225 हमारा भाज्य है, ये हो गया 135 भाजक गुणे शेषफल है ना। मतलब ये हो गया आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 90 आ रहा है। देखिए यहाँ पर शेषफल अभी शून्य नहीं हुआ है, अब हमको ये प्रक्रिया तब तक दोहराते जाना है जब तक कि हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। तो चूंकि शेषफल शून्य नहीं हुआ है तो अब क्या होगा कि अब जो शेषफल होगा वो अगले स्टेप में ये जो शेषफल है अब ये जो है भाजक का काम करेगा, और पुराना वाला जो भाज्य था, पुराना वाला जो आपका भाजक था वो भाज्य का काम करेगा। यानी अब जो है स्टेप 2 में हम लोग आएंगे तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि स्टेप 2 में 135 जो है वो ग्रेटर देन 90 है, यानी पिछले स्टेप का जो भाजक था अब वो इस स्टेप में भाज्य बन गया है, और पिछले स्टेप का जो शेषफल था वो इस स्टेप में अब क्या बन गया है, भाजक बन गया है, ठीक है। तो अब यहां पर ये करेंगे तो हम लोग स्टेप 2 में क्या कर सकते हैं, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि आप 90 से डिवाइड करेंगे कितना में, 135 में। तो 2 बार डिवाइड नहीं लगेगा क्योंकि 2 बार में 180 आ जाएगा, तो एक ही बार लगाते हैं तो 90, यहाँ 45 शेषफल बचेगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। देखिए अभी भी हमारा शेषफल शून्य नहीं आया, तो हमारा स्टेप फिर बढ़ेगा, और ये स्टेप तब तक बढ़ते जाएगा जब तक कि हमारा शेषफल जो है शून्य ना आ जाए। तो अब क्या करेंगे कि अब इस स्टेप में जो हमारा शेषफल निकल के आया है, इस शेषफल को अब हम बना देंगे भाजक, और पिछले बार जो आपका पिछले बार जो भाजक था वो इस बार भाज्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब 90 जो है वो ग्रेटर देन 45 है, इसके बीच हम लोग लगाएंगे यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए क्या हो जाएगा, 90 में अब हम लोग डिवाइड, अब 45 से हम लोग डिवाइड करेंगे 90 में, तो देखते हैं कि 2 बार में 90 आ जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 गुने 2 और प्लस 0। देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल जो है शून्य आ गया, तो अब हम प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि इस स्टेप में, तीसरे स्टेप में हमारा शेषफल शून्य आ गया है ना, तो हमारी प्रक्रिया अब यहीं पर रुक जाएगी, और इस स्टेप का जो डिवाइजर होगा, इस स्टेप का जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि शेषफल बराबर शून्य, अतः इस प्रक्रिया का भाजक HCF होगा, और इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं HCF जो हमारा आया वो 45 निकल के आया, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। आप एग्जाम में जब भी सॉल्व करिएगा ना तो ये भागफल विधि को आप बगल में लिख भी दे सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो, गलती होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, और यही प्रक्रिया आप अपना करके आप बना सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है इसमें दिए हुए जो मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसी तरह के 2 क्वेश्चन और आपको दिए गए हैं, है ना। इस स्टडी मटेरियल में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है। यानी देखिए अब जो है हम दूसरा टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उसमें हम लोग थोड़ा इंटर करते हैं। देखिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 जो है ये कहता है कि दर्शाइए कि, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, ठीक है। ये हम लोग को दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर में दिया जा सकता है।
यहां पर आपको दिखाना है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा, ये आपको दिखाना है। तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो भी मैं बता रहा हूं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा और आप अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग को दिखाना है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक जो है, कोई भी विषम धन पूर्णांक वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो यहां पर देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो आप सुन चुके हैं, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन मैं बोल चुका हूं आपको 2 बार। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर इस तरह से सॉल्व करेंगे कि मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। देखिए हमने क्या किया, ए को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया है, तो हमको दिखाना है कि a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होगा, जहां q क्या है, जहां q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अब a में 6 से भाग देने पर माना कि भागफल q तथा शेषफल r है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने a में 6 से डिवाइड किया, तो a में हमने 6 से जब डिवाइड किया तो हमारा जो आ रहा है भागफल जो है उसको हमने q माना है और शेषफल को हमने r माना है। तो यहां से a बराबर क्या आ गया, हमारा a बराबर हमारा 6q प्लस r आ गया, जहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं r का वैल्यू इस तरीके से होगा। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा जो भाजक है उससे हमेशा छोटा होगा। तो यहां पर a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 6q प्लस r, जहां r का जो वैल्यू होगा वो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। देखिए यहां r का वैल्यू एक पूर्णांक होना चाहिए और 6 से छोटा पूर्णांक, तो 6 से छोटा पूर्णांक कौन कौन हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर बारी बारी से इन वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा पॉसिबल वैल्यू का क्या आएगा, 6q प्लस 0 करेंगे तो 6q आएगा, या फिर 6q प्लस 1 आएगा, या फिर 6q प्लस 2 आएगा, या फिर 6q प्लस 3 आएगा, या फिर 6q प्लस 4 आएगा, या फिर 6q प्लस 5 आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखिए कि हम लोग 6q वैल्यू और 6q प्लस 2 का जो वैल्यू है और 6q प्लस 4 का वैल्यू है, इस वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है सम पूर्णांक हो जाते हैं और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम लोग कभी भी a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि किंतु यहां पर इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा कि a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 संभव नहीं है, संभव नहीं है ना, क्योंकि ये समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। इसीलिए एक a बराबर जो बच गया वैल्यू वही होगा, तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जहां की a कोई विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आप देखिएगा कि बोर्ड परीक्षा में इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और यही तरीका होता है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह के प्रॉब्लम को और भी खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें इस तरह के प्रश्नों का समावेश होगा, आप खुद से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है हमारा किस प्रकार का हो सकता है। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का हो सकता है, लेकिन अब का जो क्वेश्चन है वो हल्का सा ट्विस्ट किया गया है, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था वो आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन अभी का जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी 5 अंक के प्रश्न के रूप में पूछा जाए। तो देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। यानी देखिए अभी का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी धन पूर्णांक का अगर आप वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है हम लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है 5 अंक स्तरीय, है ना। तो अटेम्प्ट कर लेते हैं इसको भी, काफी कुछ मिलता जुलता ही है जो अभी हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन, इसी से काफी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, यहां पर ऐसे लिखते हैं हम लोग कि मान लिया कि ए कोई धन पूर्णांक है, मान लिया कि ए कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, अब ए में 3 से भाग देने पर माना कि भागफल Q एवं शेषफल R प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग यहां पर फिर से यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, इसलिए यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस r। ठीक है, और जहां r का वैल्यू वही लिमिट लगा देंगे, यहां पर r का वैल्यू हमारा ये होना चाहिए, यानी r का वैल्यू 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 से छोटा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यहां पर देखिए a बराबर आपका 3q प्लस r है, और जहां r का वैल्यू जो है वो हो सकता है 0, 1, 2। ठीक है, और इस वैल्यू को अगर हम रखें तो अगर 0 पुट करेंगे तो 3q आएगा, 1 पुट करेंगे तो 3q प्लस 1 आएगा, और 2 पुट करेंगे तो 3q प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा अभी तो धन पूर्णांक जो है वो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन में कहता है कि इसका वर्ग करने पर वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम पहले केस में आते हैं कि अगर ऐसा मानते हैं कि यदि a का वैल्यू जो है 3q हो, तो a का वैल्यू अगर 3q होगा तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर फिर हमारा हो जाएगा 9q स्क्वायर, है ना। और 9q स्क्वायर है तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। आप देखिए कि q क्या है, q एक पूर्णांक है, तो q का वर्ग करेंगे वो भी एक पूर्णांक होगा, 3 भी एक पूर्णांक है, और 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 × m, जहां m क्या है, जहां m बराबर है 3q स्क्वायर बराबर पूर्णांक। ठीक है, कोई पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए एक केस में तो हम लोगों ने ला दिया है कि a स्क्वायर जो है वो 3m के बराबर है। अब देखिए केस 2 में अगर चलते हैं, ये हमारा केस 2 है, तो केस 2 में a बराबर 3q प्लस 1 है। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़िएगा तो 9q स्क्वायर और प्लस 6q प्लस 1, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। अब इसे 3 कॉमन लेते हैं तो यहां बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब देखिए 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, 2q भी एक पूर्णांक है, और 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर भी पूर्णांक ही आता है। तो इसको हम m से रिप्लेस करते हैं तो देखिए हमारा 3m प्लस 1 आ जाएगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट यही की गलती करता है, सोचता है चलिए हम लोगों को 2 केस का प्रूफ करना था कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग जो है 3m के फॉर्म में होगा और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, चलो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अभी तीसरा केस बाकी है, क्योंकि तीसरे केस में a का वैल्यू 3q प्लस 2 भी पॉसिबल है, इसलिए आप यहां पर गलती मत करिएगा। देखिए अभी हमारा तीसरा केस जो है उसमें क्या करेंगे हम लोग, तीसरे केस में हम लोग a का वैल्यू लेंगे 3q प्लस 2, है ना। तो यहां से हमारा a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 2 यानी 12q आएगा, और यहां पर आ जाएगा 4। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, आपको 4 में से 3 कॉमन तो निकल नहीं सकता है, तो 4 को आप 3 प्लस 1 कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। और देखिए यहां से 3 आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से अगर आप 3 कॉमन लीजिएगा तो यहां बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब आप देख लीजिए कि 3q भी एक पूर्णांक है, 4q भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक का जोड़ हमेशा पूर्णांक ही होता है। तो चलिए यहां से भी हमारा 3m प्लस 1 चला आया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने साबित कर लिया है कि किसी भी धन पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का हल जो है कर चुके हैं,
और इस तरह के प्रश्न को परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो आप खुद से चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसको स्किप कर रहा हूं। स्किप क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है, आगे आप खुद से भी खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं। आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं निश्चित रूप से उसका आंसर दूंगा। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बात कर रहे थे, लेकिन अब आ गया है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसको आप समझिए। इसमें कहता है कि किसी भी संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, कंपोजिट नंबर को, है ना, आपको पता है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आप पढ़े हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। लेकिन एक होता है कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं, जो 1 से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है, और इसके 1 से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है और किसी अन्य से भी कटता है, तो उसको हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आप लोग जूनियर क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 7-8 में से ही आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको पता होगा। लेकिन अभी हमको पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये जो व्यक्त करने का जो तरीका है ये यूनिक है, अद्वितीय है, बशर्ते कि हम उन अभाज्य गुणनखंड के क्रम पर ध्यान ना दें। आई थिंक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलिए हम इसको क्लियर भी करते हैं कि देखिए क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में मैंने आपको बताया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the product form of prime numbers, and this factorization is unique provided that the orders of the prime factors doesn't matter। यानी हम किसी भी यौगिक संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो तरीका होता है वो अद्वितीय होता है, बशर्ते कि हम प्राइम फैक्टर के ऑर्डर पे ध्यान ना दें। एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं, हो सकता है कि मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही होगी। एग्जाम में तो आपको जब लिखने के लिए आएगा तो स्टेटमेंट तो रट के आपको लिख सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है, आप इसको समझ के लिख सकते हैं, और एग्जाम में एक्सप्लेन करिएगा तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे ही देगा। ठीक है, तो समझिए इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे हम 42 एक एग्जाम्पल लेते हैं, सभी को पता है कि 42 कैसा संख्या है? कंपोजिट नंबर है, यौगिक संख्या है, भाज्य संख्या है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आप लोग जूनियर क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से देख रहे हैं कट रहा है, तो चलिए ठीक है, 21 बार में कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, तो इसके बाद अगला प्राइम फैक्टर कौन है? 3 है, फिर 7 है, तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 7। अब दुनिया का कोई दूसरा तरीका नहीं है कि और तरीके से इसका फैक्टराइजेशन किया जा सके, इसलिए मैंने कहा कि यह फैक्टराइजेशन यूनिक है, यह फैक्टराइजेशन अद्वितीय है, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट के मन में यह संशय उत्पन्न हो सकता है कि सर हम फैक्टराइजेशन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? हम फैक्टराइजेशन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? आप कैसे भी लिखो, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि आपको प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है। यानी ये जो प्राइम फैक्टर्स है इसका ऑर्डर कुछ भी हो, आप सबको एक ही चीज मान सकते हैं, क्योंकि गुना करने पर तो सेम ही आएगा ना, इसलिए आपको ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है। यही कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और एग्जाम में अगर ये आएगा तो आपको 2 मार्क्स में आएगा, और आप इसको आराम से लिख करके नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए आप सभी जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 6, 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि कैसे नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, कैसे नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। 10th क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन यहां पे पढ़ना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको संख्याओं का लसा, लघुत्तम समावर्त और मसा निकालने के लिए पढ़ना है ना। लेकिन इसमें आ जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का उपयोग, क्योंकि इससे पहले आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो 10th क्लास में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जानकारी को रखते हुए अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरे दिमाग से निकल जाए, मैं बताना भूल जाऊं, इसलिए मुझे याद आ गया, तो चलिए उसको बता ही देता हूं। मान लीजिए कि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, 2 संख्याएं हैं ए और बी, और हम लोग अगर ए और बी का एलसीएम निकालते हैं तो मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखते हैं एलसीएम ए और बी का, ठीक है। और
हम एचसीएफ निकालते हैं ए और बी को, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इन दोनों को हम गुना करते हैं, तो ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप अपने दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को स्किप बिल्कुल मत होने देना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि 2 संख्याओं का लासा और 2 संख्याओं के मासा का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमको मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ज्यादा मार्क्स में पूछे नहीं जाएंगे, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए 26 और 91, ठीक है, 26 और 91 का अगर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमको है प्राइम फैक्टराइजेशन से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 26 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 13 होगा। तो इसको हम सिंपली, ज्यादा हमको कैलकुलेशन करना नहीं, इसमें 2 गुणे 13 लिख सकते हैं, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को आपको पढ़े हैं 63 91 होता है, तो 7 गुणे 13 करते हैं, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालने का फंडा क्या होता है, एलसीएम निकालने में क्या करते हैं हम लोग, अगर 26 और 91 का एलसीएम निकालना है तो इसमें हम लोग सारे प्राइम फैक्टर को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर कौन कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो सबको उतार के लिख दीजिए, और जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा अब उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। 13 गुणे 7 गुणे 2 गुणा करने पर 182 आता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इसमें कुछ एक्सपोनेंट लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो हमेशा बड़ा वाला पावर उतारिएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 13 है और यहाँ 13 का पावर 2 रहता, तो आप 13 का पावर 2 को उतारते, यानी हाईएस्ट पावर को आपको लेना है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है तो चलिए इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। और मान लीजिए कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का, तो इसमें आपको सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन तो आपको एक ही दिख रहा है, तो ये 13 इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लीजिए कि एक नंबर x है और एक नंबर y है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी हो जरूरी भी नहीं है। आप देख लीजिए कि ये x बराबर है, ये y बराबर है, हम x का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ऐसा आता है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर गुने 7 लिख देते, चलिए ठीक है। और यहां हम करते हैं तो आ रहा है मान लीजिए 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1 ही है, चलिए 11 का स्क्वायर। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि x और y कोई भी संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो हमारा ऐसा आ रहा है। अगर हमको एलसीएम निकालना है x और y का, तब क्या करेंगे, तब आप सबको उतार दीजिए, जो भी आपको दिखता है फैक्टर सबको उतार दीजिए। हमको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, हम सबको उतार लेंगे और सबके बीच गुना का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा पावर है वो लगाइए, तो बड़ा पावर 2 का स्क्वायर है, 2 का 4 है, तो यहाँ 4 ले लेंगे। यहाँ 3 का क्यू है, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 का क्यू लेंगे। यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर लगाएंगे। 7 का एक ही पावर है तो 7 ही रहेगा। 11 का स्क्वायर तो 11 है। तो ये आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आपका एलसीएम निकलेगा। तो ये आप एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको इसमें कॉमन और अनकॉमन सोचना नहीं है, सबको उठा के लिख देना है प्राइम फैक्टर को, और उसमें जो बड़ा पावर होगा वो उसमें लगा दीजिएगा। और एचसीएफ में क्या करिएगा, अगर एचसीएफ आपको निकालना है x और y का, तो इसमें आप कॉमन चुनिए। कॉमन कौन कौन दिखता है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, लेकिन 7 और 11 कॉमन नहीं है। तो हम सिर्फ जो कॉमन है उसको लिखेंगे, और कॉमन जब लिखेंगे तो उसमें जो छोटा पावर होगा उसी को उतारेंगे। जैसे 2 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो छोटा पावर कौन है, 2 है। 3 का क्यू है, 3 का स्क्वायर है, तो छोटा पावर कौन है, तो 2 है। 5 का स्क्वायर है, 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 रहेगा। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, और जो भी आएगा आंसर हम लोग एक्स वाई जेड जो भी होगा लिख देंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करने का। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आप इससे खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। और निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हम कुछ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो उससे एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि सो दैट 2 to the power n where n is a natural number can never end with digit 0। यानी यह है कि अगर 2 का पावर, 2 का घातांक अगर कोई
प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो आप दिखाइए कि वो कभी शून्य से अंत नहीं करेगा। शून्य से अंत करने का मतलब हुआ कि उसके यूनिट प्लेस पर जीरो का आना, उसके इकाई अंक पर जीरो आना। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 2 का पावर n के रूप में हो सकता है, 6 का पावर n हो सकता है, 5 का पावर n हो सकता है, 4 का पावर n हो सकता है। 4 का पावर n तो हमने देखा है कि क्वेश्चंस में बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने इस बार क्वेश्चन को बदल के लिया है। ये क्वेश्चन आपका है, देखिए आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n, जहां 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर आधारित है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा क्वेश्चन है, हम इसको भी शॉर्ट में बताते हैं। देखिए परीक्षा में आपको लैंग्वेज लिख करके बनाना चाहिए ना, लेकिन मेन चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। यहां पर कहा जा रहा है कि 6 का पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, यानी ये कभी 0 से अंत नहीं हो सकता है। इसका 0 से अंत करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम मान लीजिए 120 लिख रहे हैं, तो इसका अंत 0 से हो रहा है। जगह हम लिख रहे हैं 150, इसका अंत 0 से हो रहा है। हम लिख रहे हैं 1010, इसका अंत 0 से हो रहा है। 0 से अंत करने का मतलब होता है यूनिट प्लेस पर 0 आना। तो 6 का पावर n क्या 0 से एंड करेगा? तो देखिए अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 गुने 3, इसका पावर n देंगे, यानी 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। अब बताइए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने पढ़ा है, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है, इसलिए इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होगा इसको फैक्टराइज करने का। और कोई भी संख्या 0 से एंड तभी करता है, कोई भी संख्या 0 से एंड तभी करता है जब उसका प्राइम फैक्टर 2 के साथ साथ 5 भी हो। अब देखिए कि कोई भी चीज के लास्ट में अगर 0 आएगा तो 10 से कट जाएगा। बताइए 10 से कटेगा कि नहीं? कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 रहेगा तो 10 से कटेगा, और 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 गुने 5। तो किसी भी संख्या का अंत अगर 0 से हो तो निश्चित रूप से उसका प्राइम फैक्टर, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों होना चाहिए, एक साथ मौजूद होना चाहिए। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 तो मौजूद है लेकिन 5 मौजूद नहीं है। तो चूंकि 5 यहां पर उपस्थित नहीं है और बीज गणित के, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से और कोई तरीका भी नहीं है इसको फैक्टराइज करने का, तो इसलिए 6 टू द पावर n कभी 0 से एंड नहीं करेगा, है ना। समय अभाव के कारण मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसलिए मैं इसको आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 7 × 11 × 13 प्लस 3 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। देखिए एक प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए, 13 होना चाहिए। सोल्यूशन में देखिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, ये प्रिंटिंग एरर है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पर संख्या आपका है, ये आपका है 7 × 11 × 13 और प्लस 13। एक संख्या तो हमारा ये है और दूसरा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5। हमको दिखाना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है, हमको दिखाना है कि ये दोनों भाज्य संख्या है। तो कैसे हम दिखा सकते हैं? तो देखिए एक तरीका है, हम इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं। आपको दिखता है कि ये 13 कॉमन निकाल सकते हैं, तो चलिए 13 कॉमन ले लेंगे, तो 7 × 11 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ 13 और यहाँ पर 77 प्लस 1, यहाँ 13 × 78 हो गया, और इसको लिख सकते हैं 13 × 3 × 2, यानी हो गया 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। आपको बता दें कि जिस संख्या का 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, आपको पता है ना कि प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, वो संख्या खुद होता है। लेकिन यहाँ पर तो आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इस संख्या का 2 से ज्यादा फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 1 भी फैक्टर होता है तो 4 फैक्टर, तो आपको ऐसा ही दिख रहा है। तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाता है वो तो अपने कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो ये कंपोजिट नंबर तो प्रूफ हो गया। और उसी तरह से इसको भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। इसमें अगर 5 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 7 × 6 × 5 तो कॉमन में चला गया, तो 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 1, है ना। अब इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आएगा 5 गुने, इसको सॉल्व करिएगा तो 1009 आएगा। ठीक है, और इसको फिर आप ऐसे क्यों नहीं लिख सकते 1 × 5 × 1009। तो आपको यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर दिखाना था, हमने दिखा दिया कि
कि जो संख्या लिखा हुआ है इस तरीके से, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है तो निश्चित रूप से ये कंपोजिट नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है, तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो मेन जो इसमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो वास्तविक संख्या का यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक 10th क्लास के सिलेबस में आपको वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। जैसे ही आप 11 के मैथमेटिक्स में एंटर करिएगा तब आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन चूंकि अभी काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना ही नहीं है तो बात क्या करना है, उसका 11 में बात करेंगे। अभी देखिए, वास्तविक संख्या जो है उसको हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में बांटते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर और नॉन इंटीजर में बांटते हैं, है ना, पूर्णांक और गैर पूर्णांक, है ना। पूर्णांक को फिर हम लोग क्या बांटते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक में और पूर्ण संख्या में, है ना। फिर पूर्ण संख्या को हम क्या चीज में बांटते हैं, इसको हम बांटते हैं शून्य में और प्राकृत संख्या में, है ना। तो यानी अभी तक 10th क्लास में जितना भी नंबर पढ़ना है सब हम लोग को नेचुरल रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। और रियल नंबर का एक और डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा उसका, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक आएगा, ऋणोत्तर नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो ये भी एक डिफिनेशन होता है। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वैसे नंबर्स को कहते हैं, वास्तविक संख्या जो है वैसे संख्या को कहते हैं जिसका वर्ग हमेशा ऋणोत्तर होता है, यानी नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। आपने पढ़ा है कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में अगर व्यक्त कर भी दें तो p और q अगर दोनों में से कोई एक भी पूर्णांक नहीं है, मान लीजिए कि p पूर्णांक है और q पूर्णांक नहीं है, या q पूर्णांक है और p पूर्णांक नहीं है, या p और q दोनों में से कोई पूर्णांक नहीं है, तब क्या होगा, तब वो अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो परिमेय संख्या में क्या होता है कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, जहां p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। लेकिन अगर p और q में अगर कोई एक पूर्णांक हो और दूसरा नहीं हो, या दोनों में से कोई भी पूर्णांक नहीं हो, तब वो क्या कहलाता है, तब वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। ये आप लोग पहले से भी जानते ही होंगे। लेकिन देखिए, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एनसीईआरटी का थ्योरम 1.3 है। वो कहता है, क्या कहता है, देखिए मैंने इसको बोल्ड करके लिखा है। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है जिसको आपको एकदम दिमाग में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए दिमाग में, इसके पीछे भी कारण है। अगर आपको √2 को इरेशनल प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है, परीक्षा में तो कुछ भी दे सकता है, तो आप उसको तभी प्रूफ कर सकते हैं जब आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिएगा। मैं प्रूफ तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि क्रैश कोर्स है ना, समय कम है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, इसलिए आप स्टेटमेंट को याद रखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रमेय की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रमेय हमारा है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 1.4 एनसीईआरटी से लिया गया है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन उलट के देख लीजिए बोर्ड का पिछले कई वर्षों का, आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा 1-2 साल के इंटरवल पे। तो आई थिंक कि इस बार भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं मेथड, दैट मेथड इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन मेथड, यानी विरोधाभास की स्थिति का हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे कि मान लिया कि यदि संभव हो तो, यहां पर लिखेंगे यदि संभव हो तो, ऐसे लिखेंगे यदि संभव हो तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि √2 बराबर a/b। देख लीजिए, जहां क्या है, जहां a और b अभाज्य पूर्णांक हैं और b नॉट इक्वल टू 0। देखिए हमने आपको बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में मानना चाहिए या a बटा b के फॉर्म में भी मानना चाहिए, तो हमने a बटा b मान लिया √2 को,
√2 को हम मान लिए कि हमको दिखाना है कि यह परिमेय है, हम मान के चल रहे हैं कि यह परिमेय है, और ये a बटा b के फॉर्म में है जहां a और b अभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए यहां पर अभाज्य पूर्णांक हम लिखे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? अभाज्य पूर्णांक लिखने का अर्थ यह हुआ कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a और b अदर देन 1, यानी एक के अलावा a और b के बीच कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसको अगर समीकरण 1 मान लें, देखिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अगर स्क्वायरिंग करते हैं, वर्ग करते हैं दोनों तरफ, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या होगा, ये आ जाएगा 2 बराबर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहां से a स्क्वायर बराबर 2 इंटू बी स्क्वायर। देखिए अब जो थ्योरम पढ़े थे उसका यूज आ रहा है कि नहीं, a स्क्वायर का एक फैक्टर है 2, अब 2 कैसा फैक्टर है? प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। यानी हमने अभी क्या बताया था कि अगर कोई संख्या, अगर कोई प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, p की जगह पर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 डिवाइड से a स्क्वायर है, इसका मतलब लिखेंगे 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को विभाजित करेगा, ठीक है, 2 a को विभाजित करेगा। देखिए यही वाला थ्योरम जो है हम लोग इस्तेमाल किए, तो यहाँ पर 2 जो है a को विभाजित करता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर 2c। देखिए यहाँ पर मतलब इसका मतलब हुआ कि 2 जो है a का अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए a बराबर 2c लिख देते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 2 इंटू बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक जगह पर 2c का स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, और यहाँ से 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, और यहाँ से 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो यहाँ पर 2 जो है वो b को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, और इसका मतलब 2 जो है b का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। देखिए मैं अब आगे नहीं लिखूंगा, अब आगे मैं बोल दूंगा, आप खुद से कर लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है, अभी हमने क्या माना था कि 2a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, अभाज्य गुणनखंड है, तो a और b के बीच तो कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, लेकिन